ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजुना मयंक आप सभी को वननेस मेडिटेशन टीम दुबई के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ काजल टेहरी मैम है। ये बहुत ही सीनियर मास्टर हैं। आज हमें ध्यान की यात्रा में लेकर जाएंगी और मैसेज फोर्टिस मास्टर्स के मैसेज देंगी, उनके बारे में बताएंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है काजल मैम आपका इस मंच पर। बहुत स्वागत मैम। ओवर टू यू मैम, आप ध्यान की यात्रा में ले जाइए मैम। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है वननेस मेडिटेशन के इस मंच पर। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पहले ध्यान शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हाथ को क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आपका पूरा ध्यान आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल और केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस। म्यूजिक साउंड ठीक है मैम? म्यूजिक ठीक है। पूरा ध्यान अब म्यूजिक पर लगाएंगे।
Okay, friends. धीरे धीरे म्यूजिक बंद हो जाएगा। अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। आंखों को खोलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का वापस स्वागत है सेशन में। आज के सेशन में मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, इस किताब को हम पिछले कुछ हफ्तों से ले रहे हैं और बड़ा मतलब अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे बहुत मजा आता है मैसेजेस फ्रॉम मास्टर्स शेयर करने में। कहीं ना कहीं ये मेरा सोल पर्पस भी है फ्रेंड्स, कि मास्टर्स की लर्निंग्स मैं सभी तक पहुंचाऊं, जन जन तक पहुंचाऊं, एक आसान भाषा में, एक आसान शैली में। और मास्टर्स के मैसेजेस बहुत सुंदर होते हैं। वो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं मास्टर्स के मैसेजेस। तो पिछले कुछ समय से मैं अपनी थोड़ा अनवेल थी, तो मैं आप लोगों का सेशन नहीं ले पा रही थी। तो आज हम मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स में आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में फ्रेंड्स। और आज जो मैंने 4 मास्टर्स सिलेक्ट किए हैं आज का मैसेज शेयरिंग के लिए, मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने मास्टर लिए हैं वाल्मीकि जी। आप जानते फ्रेंड्स, मेरी आवाज ठीक आ रही है? वॉल्यूम ठीक है? जी मैम, Yes, ma'am. ठीक है। वॉल्यूम बताइए मुझे, ठीक है या मैं उसको रेज करूं? नहीं, ठीक है। Yes, बिल्कुल ma'am. मैम। जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, पहले मास्टर जो हमने लिए वो है वाल्मीकि जी। कौन है फ्रेंड्स वाल्मीकि जी? आप लोग जानते हैं कौन है वाल्मीकि? जी मैम, जिन्होंने रामायण लिखा था। जी, बहुत आपने बहुत सही जवाब दिया। ये वो मास्टर हैं जिन्होंने रामायण लिखा था। लेकिन इनको की प्रेरणा कैसे आएगी ये रामायण को लिखें? आपको और हमको तो नहीं आई ना प्रेरणा। इनको कैसे प्रेरणा मिली कि ये रामायण को लिखें?
तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि वाल्मीकि जी को बहुत गिल्ट था, उनके मन में बहुत गिल्ट था कि उन्होंने एक पक्षी को मार दिया था। ये एक हंटर थे, तो शिकार कर रहे थे, शिकार करते करते एक पक्षी को मार दिया। शायद पक्षी की पीड़ा देखी नहीं गई और उनको लगा कि इनको पश्चाताप करना चाहिए कि इन्होंने एक लाइफ फॉर्म को खत्म किया है, चाहे जाने किया चाहे अनजाने किया। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी जो गलती है ना वो जानबूझकर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बार आपको ज्ञान आ गया, ज्ञान मिल गया, ज्ञान का प्रकाश खुल गया, तो आप जानबूझकर गलती नहीं कर पाते। आप लोगों में से जो लोग पहले नॉन वेजिटेरियंस थे, क्या आपको मजा आता था उस प्राणी को दुख देने में या उसको पकाकर खाने में? नहीं। जैसे मैं खुद नॉन वेजिटेरियन थी पहले, तो मालूम भी नहीं था कि कितनी तकलीफ होती होगी इस जानवर को। इस जगह पर इस डायरेक्शन में कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम कितनी तकलीफ दे रहे हैं अपना सिर्फ पेट भरने के लिए। कई लोग शिकार करते, राजा महाराजा शिकार करते थे, किस लिए करते थे? क्या वो अपना पेट पालने के लिए शिकार करते थे? क्यों करते थे राजा महाराजा शिकार फ्रेंड्स? राजा महाराजा अपने खेल के लिए, खेल खेल में एक जानवर की हत्या कर देते थे। तो जब नहीं मालूम, आप तब तक आप अज्ञान की स्थिति में हैं और आपको माफ किया जा सकता है। आप कर्म तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन मास्टर्स आपके लिए फिर भी स्कोप रखते हैं आपको माफ करने का, क्योंकि आप अज्ञान में जी रहे हैं। अब आप अज्ञान में नहीं है फ्रेंड्स, आप ध्यान मार्ग पर आ गए, आप स्वाध्याय भी कर रहे हैं, आप साधन संगतें भी कर रहे हैं। अब अगर आप गलती करते हैं तो अब आपको अब नहीं गलती करनी चाहिए, अब आपको नहीं क्षमादान इतनी आसानी से मिलेगा। अब आप जानते हैं कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। किसी प्राणी की आपको जीवन लेने का कोई हक नहीं है। अब आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं। आप वननेस आपके ग्रुप का भी नाम है, आप वननेस में जी रहे हैं सबके साथ। तो अब आपकी जो गलतियां हैं ये अब वाकई, अब अगर आप ये गलती करते हैं तो अब वाकई ये गलती है फ्रेंड्स। अगर अब भी हम ये सोचते हैं कि हम किसी जानवर को मार सकते हैं और कुछ नहीं तो चलो एग ही खा लें, तो अब आपकी गलती माफी लायक, अब आपकी गलती मुश्किल से माफ की जाएगी, क्योंकि अब आप अज्ञान में नहीं है। तो अपना अपना ट्रूथ सिर्फ जानिए नहीं फ्रेंड्स, अपना ट्रूथ बताइए भी, अपना ट्रूथ जिए उसको। हम जब तक उस चीज को जीते नहीं है, वो आपकी मेडिटेशन का इतना आपको फायदा नहीं है। मास्टर्स के जो मैसेजेस हमको मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? ताकि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। आपका जो आपको आपको मालूम है आपकी अच्छी मेडिटेशन हो रही है नहीं, आप प्रगति कर रहे हैं नहीं, इसका मापदंड क्या है? क्या आप जानते हैं? कैसे पता चलेगा कि आपका सब सही चल रहा है आपकी इस जर्नी में? आप में से कोई बता सकता है? कैसे पता चलेगा कि सब सही चल रहा है, आप सही मार्ग पर चल रहे हैं? आपको मेडिटेशन में विजन्स आने लग जाती हैं, क्या ये मापदंड है? मैम हम लोग के आसपास की चीजें अगर सही होने लग रही है किसी आप शॉप थोड़ा सा पे, ऊंचा मतलब बोलिए प्लीज, अपना ऊंचा बोलिए और अपना नाम भी बताइए। जी मैम, मैं विनीता बोल रही हूँ मैम। जी जब हम लोग के आसपास की चीजें अगर ठीक होने लगे, मतलब चेंजेस आ जाए, हम लोग के आसपास जो रहते हैं उनमें भी अगर चेंजेस आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग का ध्यान ठीक लग रहा है। जी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इन्होंने सही जवाब दिया है कि आपको कितनी विजन्स आ रही है, कितने मास्टर्स दिख रहे हैं आपको। ये आपकी मेडिटेशन का मापदंड नहीं है। आपकी मेडिटेशन अच्छी हो रही है, सब सही चल रहा है, इसका मापदंड ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कितना चेंज आया है। आप जो 6 महीने पहले थे, क्या आज भी आप वही हैं? क्या आज भी वही सेम लोग आपको इरिटेट करते हैं? क्या आज भी वही छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है? क्या आप वही कल वाले पर्सन है जो अपने बच्चों के पीछे स्टिक लेकर भागते थे उनको पीटने के लिए, होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो? क्या आज भी आप वही इंसान हैं? तो आपकी जो एवरीडे लाइफ है वो मापदंड है कि सब सही कर रहे हैं आप या नहीं।
विजन्स आए ना आए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो मापदंड है। तो वाल्मीकि जी को फ्रेंड्स बहुत वो ग्लानि से भरे हुए थे कि मैंने एक निर्दोष निहत्थे प्राणी की हत्या कर दी। इतनी ग्लानि से भरे हुए थे कि मेडिटेशन में बैठ गए। कितना कितना गोल्डन पीरियड रहा होगा मैनकाइंड का, ये समझ कि आपने कुछ गलत किया है और अब सिर्फ ध्यान ध्यान ही इसको सही कर सकता है, ध्यान से ही आपको गाइडेंस मिलेगी। कितना गोल्डन पीरियड रहा होगा ये फ्रेंड्स मनुष्य के जीवन में। तो वाल्मीकि जी ध्यान में बैठ गए और 3 साल बाद जाकर उनकी आंख खुली। कोई बॉडीली नीड्स, आपको वॉशरूम जाना होता है, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है ना, हमको यही लगता है ना। हम एक दिन अभी करवा चौथ अभी बीता है, हमको लगता है कैसे पूरा दिन बीतेगा भूखे प्यासे। हम तो उस स्टेट के बियॉन्ड चले जाते हैं, आप ध्यान में आप भूख प्यास के बियॉन्ड चले जाते हैं। 3 साल बाद इनकी मेडिटेशन से जब आंख खुली तो इनको ये भीतर से मैसेज आया कि इनको श्री राम के बारे में, जीवन के बारे में लिखना है। और वही उन्होंने लिखा। रामायण जो उन्होंने लिखी वो उस 3 साल की मेडिटेशन के बाद उनको इंस्पिरेशन आया था कि इसको तुम लिखो, रामायण को तुम लिखो। अब बड़े मजे की बात फ्रेंड्स, वाल्मीकि जी अनपढ़ गवार और रामायण एक पूरा ग्रंथ, लेकिन मेडिटेशन में आके कोई कंस्ट्रेंट रह ही नहीं जाता। 3 साल ध्यान करने के बाद उनको ऑटो राइटिंग का गिफ्ट मिला। आप ऑटो राइटिंग समझते हैं ना, आपने हाथ में कलम पकड़ी और वो कलम चलती गई, आपको मालूम भी नहीं आपने क्या लिखा है, तो उन्हीं की कलम, उनकी कलम इसी तरह से चलने लग गई और रामायण बन गई। और आप सोचिए आपने पूरी रामायण लिख ली, लेकिन आपको पता नहीं आपने लिखा क्या है, क्योंकि आप पढ़ना ही नहीं जानते। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने मिरेकल्स पॉसिबल होते हैं मेडिटेशन में। कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं रह जाते, कोई आपको कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। तो धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने थोड़ी थोड़ी एजुकेशन प्राप्त करी ताकि वो समझ पाए कि उन्होंने क्या लिखा है। कितनी मैजिकल चीज है फ्रेंड्स मेडिटेशन। मेडिटेशन पत्री सर बोलते हैं ये दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट जो आप स्वयं को दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता आपको। ध्यान एक ऐसा गिफ्ट है जो आप स्वयं ही स्वयं को देते हैं। तो इस तरह से वाल्मीकि जी हमको 2 मैसेज देते हैं। एक तो मैसेज देते हैं सीता माँ की तरफ से कि सीता के जैसे बनो। कभी आपको लगे कि आपके हस्बैंड आप पर बहुत आपको सबॉर्डिनेट कर रहे हैं, तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने कई जन्म पुरुष के लिए हैं और तुमने उसको दबाया है, अब ये रोल रिवर्सल हुआ है, तो उसको भी जैसे तुमने उसको दबाया था, अब वो भी तुमको दबाने की कोशिश करे। लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं कि दोनों पार्टनर को किसी को दबाना नहीं है, ना मेल को फीमेल को दबाना है, ना फीमेल को मेल को दबाना है। दोनों को एक परफेक्ट बैलेंस में रहना है। वो गोल्डन बैलेंस बोलते हैं ना फ्रेंड्स, गोल्डन मीन बोलते हैं, उस ग्रेट बैलेंस में रहना है, स्त्री को भी और पुरुष को भी। और साथ ही साथ वाल्मीकि जी ये मैसेज देते हैं कि आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाइए, स्वर्णिम जीवन बनाइए। ये मैसेज तो फ्रेंड्स सभी मास्टर्स का है कि अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाइए। ये है वाल्मीकि जी का हमको संदेश। इसके बाद नेक्स्ट मास्टर मैंने लिए यम देवता। यम कौन है फ्रेंड्स? आप जानते हैं यम देवता कौन है? हम यमराज को नहीं जानते? जी मैम। यम देवता है यमराज। और यमराज को फ्रेंड्स हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उनके बारे में जानते हैं, कितना जानते हैं यमराज के बारे में, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। आप लोगों ने यम देवता के बारे में नहीं सुना? यम देवता जिनको हम यमराज भी कहते हैं, उनको कैसे दिखाते हैं कि काले से मोटे से भैंसे के ऊपर आते हैं सवार होके और लोगों की सोल को ले जाते हैं जब उनका मृत्यु का समय आता है। तो जो हमारे को जो यम देवता मैसेज दे रहे हैं इस बुक के थ्रू,
वो बोल रहे हैं कि ये इससे ज्यादा बकवास प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकती मेरे बारे में। मैंने तुम लोगों की तरह ही बहुत सारे जीवन लिए हैं, मैं भूल ही गया हूँ, मैं काउंट भूल चुका हूँ कि मैंने कितने कितने जन्म लिए थे। लेकिन जब मैंने लेकिन उस मुझे इन जन्मों में हमेशा ये लगता था कि ये इंसान मौत से इतना डरता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, मौत मौत इतनी बड़ी क्यों है। तो यम देवता जब एनलाइटन हुए, जब एनलाइटन मास्टर हुए, तो फ्रेंड्स जैसे अभी आपका कोई ना कोई रोल है आपकी लाइफ टाइम में, यम देवता को कौन सा रोल मिला? यम देवता को रोल मिला कि जो लोगों की मृत्यु होने वाली है उनको आप एक इंट्यूशन दो, एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग दो कि ये मृत्यु होती है। जो तुमको लगता है मृत्यु इतनी डरावनी है, इतनी खतरनाक है, तुम कांपने लग जाते हो, वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक चेंज है। एक एक शरीर को आप ड्रॉप करते हैं और आप दूसरे शरीर में आ जाते हैं। आउटर कोर्ट को आप ड्रॉप कर देते हैं और आप दूसरे शरीरों में आ जाते हैं। तो ये हम देवता कहते हैं ये है मेरी असली रियलिटी। वो रियलिटी नहीं है जो तुम लोग समझते हो कि मोटे से काले से भैंसे पर आएंगे, लोग उनको देखकर त्राही त्राही करेंगे, डर उठेंगे। कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इनलाइटनमेंट के बाद मुझे ये रोल दिया गया कि लोगों को एक इंट्यूशन दे। आपने फ्रेंड्स कई बार सुना होगा कि जिसकी मृत्यु होने वाली होती है उसको थोड़ा आभास होना शुरू हो जाता है, उसको कुछ ना कुछ आभास होना शुरू हो जाता है कि अब इतना समय नहीं है मेरे पास। तो ये इंट्यूशन कहाँ से आ रही है? और वो इंसान इतना डर भी नहीं रहा होता। मैं आपको अपने नाना जी की डेथ की बात बताती हूँ। वो कोई मेडिटेटर भी नहीं थे। तो उनकी मृत्यु जब हुई तो उससे एक रात पहले उन्होंने मेरी नानी को उठाया और नानी को उन्होंने क्या बोला कि मेरी नानी का नाम शांति था, कि शांति मैं तुझे एक बात बताने जा रहा हूँ, बट वो रोएगी नहीं, चिंता नहीं करेगी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताओ। तो नाना जी ने बोला कि मेरा जाने का टाइम आ गया है लेकिन तू रोएगी नहीं, तो बिल्कुल भी मेरे लिए चिंता नहीं करेगी, सब सही होगा। तो ये मेरे वो नाना जी जो कभी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं थे, ड्रिंक करते थे और इन विषयों में वो बुरी तरह से फंसे हुए थे। उनको भी ये इंट्यूशन कि मेरा समय आ चुका है और अगले दिन सुबह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो सोचिए ये है यम देवता का काम, आपको एक इंट्यूशन, आपको एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग देना कि मृत्यु। यम देवता कहते हैं मैंने ये समझ लिया था कि मैं किसी भी व्यक्ति की अपनी अपनी ध्यान साधना के कारण मैंने समझ लिया था कि मैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय बता सकता था। जैसे कि आपको पता चल जाए कि अच्छा मैंने 2020 में या 2025 में 2050 में चले जाना। तो यम देवता कहते हैं ये मेरा स्पेशलाइजेशन का एरिया था। और वो कहते हैं कि मृत्यु के अराउंड बहुत डर है, इसको हमको हटाना है। पत्री सर बोलते हैं ना कि देयर इज नो डेथ, सिर्फ एक चेंज है, एक एक रेल्म से आप दूसरे रेल्म में चले जाते हैं। तो हमको भी फ्रेंड्स ये समझना है कि देयर इज नो डेथ। ये चीज कहनी आसान है और जीनी मुश्किल है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। कहना बहुत आसान है लेकिन हमारे लिए इसको जीना आसान करने वाले मास्टर्स भी हमारे बीच में ही हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम पीएसएसएम के साथ जुड़े हुए हैं जिसके इतने ग्रेट एनलाइटेंड मास्टर्स हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब शास्त्री सर की डेथ हुई थी, उनकी बॉडी एक कमरे में पड़ी थी, दूसरे कमरे में उनकी दोनों बेटियां और उनकी वाइफ वसंता शास्त्री जी वो जूम सेशन ले रही थी पत्री सर के साथ, ये कहते हुए कि देयर इज नो डेथ। आप सोचिए फ्रेंड्स कि ऐसे ग्रेट मास्टर्स हमारे साथ हैं हमारे ग्रुप में जिन्होंने एक डेथ की अंडरस्टैंडिंग को टोटली पलट दिया। तो आप रोने की बजाय आप समझते हैं कि ये कोई डेथ कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ एक चेंज है। सोल की कई लाइफ टाइम्स में ये सिर्फ एक पड़ाव है, एक बदलाव है। तो ये यम देवता का हमको संदेश है। वो डरावने नहीं है, वो काले मोटे भैंसे पर नहीं आ रहे हैं और वो आपकी सोल को ले जाने नहीं आ रहे हैं। उसके लिए पति सर बताते हैं 2 मास्टर्स आपको लेने के लिए आते हैं लास्ट मोमेंट पे।
तो कितनी सारी हम गलत धारणाओं के साथ जी रहे हैं मृत्यु के बारे में, यम के बारे में। तो हम सी अरुणा जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने सही किया, सही न सही ज्ञान हम तक पहुंचना शुरू हुआ ऐसी ऐसी ग्रेट किताबों के जरिए। तीसरे मास्टर फ्रेंड्स जो मैंने लिया आज, देखिए कितना सौभाग्य है, कि सौभाग्य नहीं मतलब कितनी बड़ी कोइंसिडेंस है कि मोस्टली जो मैंने आज मास्टर्स सिलेक्ट किए वो डेथ के बारे में बात करती हूँ। और डेथ के बारे में फ्रेंड्स आज की डेट में बात करनी बहुत जरूरी है। इस अंडरस्टैंडिंग को पलटना बहुत जरूरी है कि जो आपने वो भी देखा होगा कि हमारा पीएमसी हिंदी पर ये सीरीज शुरू हुई है मृत्यु। हितेश वशिष्ठ लोगों को एनलाइटन कर रहे हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती, मृत्यु केवल एक पड़ाव है, एक कॉमा है आपकी जर्नी में, फुल स्टॉप नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है, सिर्फ एक कॉमा है। दूसरे मास्टर जो फ्रेंड्स मैंने लिए हैं वो है बेताल। बेताल कौन है फ्रेंड्स? जानते हैं आप लोग बेताल को? सुना हुआ है नाम? जी मैम, विक्रम बेताल की कहानी सुने गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। विक्रम बेताल आपने बचपन में देखा होगा, विक्रम और बेताल। तो विक्रम बेताल के बेताल मास्टर है जो अब मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। तो बेताल कहते हैं कि मैं एक एनलाइटन मास्टर हूँ और मैं लोगों को टेस्ट कर, मेरा काम है लोगों को टेस्ट करना कि उनकी डेथ की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनको कितनी विजडम आ चुकी है, ये मेरा काम है इस लाइफ टाइम में। तो उनको कहते हैं मैंने बहुत ध्यान साधना की, 3 साल की उम्र से मैंने ध्यान साधना शुरू कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कितने लकी होते हैं ऐसे बच्चे जिनको ध्यानी माता पिता मिलते हैं, क्योंकि ध्यानी माता पिता आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, सिर्फ आपको वो ध्यान ही नहीं सिखाते। तो इनके माता पिता ने इनको बहुत सारे स्पिरिचुअल ज्ञान दिया, नॉलेज दी। जैसे उन्होंने क्या सिखाया, इनको एस्ट्रल ट्रैवल सिखाया, कुंडलिनी के बारे में बताया, थर्ड आई के बारे में बताया। तो ये देखिए सज्जन सांगते का अपने ही पेरेंट्स के द्वारा एक अलग लेवल है। तो बेताल कहते हैं कि मैं एनलाइटन मास्टर बन गया, 3 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था ध्यान करना, और मेरे पेरेंट्स भी फेयरली एनलाइटन थे, तो मुझे ये सब टॉपिक्स के बारे में बहुत आसानी से समझ आता गया। उसके बाद कहते हैं कि मुझे लगता था कि लोग कितना डरते हैं मृत्यु से। जैसे हम शमशान घाट के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत डर जाते हैं कि वहां पे कैसी कैसी आत्माएं होंगी, क्या होगा, वहां पर जाने से लोग डरते हैं। ओशो कहते हैं कि आप तुम्हारे जो शमशान घाट होते हैं वो बिल्कुल बाहर होते हैं शहर से, या मतलब ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर जिसके आसपास कोई रेजिडेंशियल इलाका नहीं होता, लोग नहीं रहते। ओशो कहते हैं बिल्कुल गलत करते हैं। होना ये चाहिए कि आपको उस डेथ के मोमेंट को, आपको उसको फेस करना आना चाहिए। ये आपकी रियलिटी है, ये आपको एक भी दिन नहीं भूलना चाहिए। हमें लगता है किसी और की डेथ हुई और हम चले गए, लेकिन हमारी थोड़ा ना हो रही। हमारे को लगता है हमारी तो पता नहीं कब होगी, हमको अपनी तो कभी लगता ही नहीं है कि हम भी डेथ के डोर पे खड़े हैं। उसको कहते हैं जिस दिन तुम्हारा जन्म होता है, डे 1, उस दिन तुम्हारी मृत्यु भी शुरू हो जाती है, उस दिन तुम्हारी मृत्यु भी घटनी शुरू हो जाती है। तो मृत्यु वो नहीं जो तुम 60, 70, 80 साल की होकर तब आएगी, नहीं, जन्म के साथ ही मृत्यु की प्रक्रिया भी साथ साथ शुरू हो जाती है। तो जन्म में ही मृत्यु है, मृत्यु में ही जन्म है, नया जन्म है, अलग नहीं है फ्रेंड्स ये दोनों चीजें। जन्म में ही मृत्यु है, मृत्यु में ही जन्म है। तो इनको लगा, बेताल को लगा कि मैं शमशान घाट में जाकर ध्यान करूंगा। तो ये पहुंच जाते थे शमशान घाट में ध्यान करने के लिए। और जो वहां के जो निवासी थे, जो लोग जिनकी रिसेंटली डेथ हुई होती थी, वो सारे जैसे जिन जिन आत्माओं की मृत्यु हो गई एकदम से, तो वो इनको वहां से भगाना चाहते थे, क्योंकि ये बैठ के वहां पर शमशान में बैठकर ध्यान करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन आत्माओं से बात करनी शुरू कर, उन आत्माओं को बोला कि देखो मेरा यहाँ पे ध्यान करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैं तुमको
तुम्हारे पास जो मास्टर खड़े हैं वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मास्टर आपके पास खड़े होते हैं फ्रेंड्स, आपको उनको स्वीकार करना होता है, आपको उस लाइट को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देंगे तो मास्टर आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप पृथ्वी के साथ ही प्रेत आत्मा बनकर घूमते रहेंगे अगर आपने उन मास्टर को नहीं फॉलो किया तो ये बेताल उनको बोलते थे कि तुम जाओ मास्टर के पास जाओ, मास्टर तुमको हायर रेल्म्स पे लेकर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं बेताल हमें कि तुमको मृत्यु के बारे में जो इतना भय है, जो इतने रॉन्ग कॉन्सेप्शंस है, इतनी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उसको तुम्हें बदलना है, उसके बारे में बात करो। और जब आप ना जिनकी मृत्यु होगी उनसे भी आप बात कर सकते हैं, उनको भी आप अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो लोग जीवित है, तो जो जिनकी डेथ होने वाली है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो वो प्रेत आत्मा बन के भटकती रहती है। और वो भी ये भी बात बोलते हैं कि हजारों सालों तक वो फिर भटकते रह जाते हैं और इस स्टेट में उनकी जीरो प्रोग्रेस होती है, कोई प्रोग्रेस नहीं होती। कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स, कुछ आत्माएं बेताल बताते हैं कि कुछ आत्माएं इतनी नफरत में होती हैं, उनको ये लगता ही नहीं कि उनकी डेथ हो गई, उनको उतनी ही नफरत है अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से, अपने भाई बहन से, अपने पड़ोसी से, उनको वही नफरत है। तो वो उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती, उनको समझाना होता है, कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग दो, हमको राइट अंडरस्टैंडिंग बांटनी है सबको, जो जीवित है उनको भी, जो मृत है उनको भी हमें सही समझ बांटनी है, और ये बहुत जरूरी है। तो बेताल की बहुत खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको याद हो, आपने विक्रम बेताल जब बचपन में देखा था, मुझे याद है वो शो आता था, तो इतना भूतिया सा एक बेताल को दिखाते थे और उल्टा पेड़ से टांग देते थे। और उसके बाद बेताल, लेकिन क्वेश्चन देखिए, वो एनलाइटन मास्टर थे, उनका मेकअप इतना जितना भी भद्दा कर दें दूरदर्शन वाले, लेकिन वो थे एनलाइटन मास्टर, जिन्होंने शमशान में जाकर ध्यान करके अपने एनलाइटनमेंट को प्राप्त करी। तो आप देखिए, हर सोल का अपना एक रोल रहता है, एक पार्ट जो उसने प्ले करना होता है वो रहता है। तो बेताल ने एनलाइटनमेंट के बाद इन सोल्स को गाइडेंस देनी शुरू कर दी कि जाओ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो, लाइट की ओर जाओ, प्रकाश की ओर जाओ, मास्टर्स की ओर जाओ, मास्टर्स तुम्हारी मदद के लिए है वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स, ये आज जो हम एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। और ये भी बात फ्रेंड्स की, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, नफरत हो गया किसी से, किसी पर बहुत गुस्सा आ गया, तो जिस स्थिति में आपकी मृत्यु होती है ना, उसी स्थिति में आपका अगला जन्म भी होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो मान लीजिए कोई मूलाधार स्थिति में था जब उसकी मृत्यु हुई, वो टोटली सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, उसके पास पैसा है, वो तब भी सोच रहा है कि मैं इसके द्वारा और सेक्स कैसे पा सकता हूँ। उसके पास पावर है तो भी ये सोच रहा है कि मैं अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ इन औरतों को दबाने में, इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने में। तो उस व्यक्ति की पूरी ऊर्जा, आपकी शरीर आपके जीवन के अंत में अपनी ऊर्जा को सिकोड़ लेता है, एक पॉइंट, एक बिंदु में बनाता है। अभी आपकी ऊर्जा हर जगह है, आपके हाथ पांव हिल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, कान चल रहे हैं, है ना, तो आपकी ऊर्जा ऐसा है हर जगह। मृत्यु के क्षण में ये सारी ऊर्जा एकत्रित होकर एक सेंटर पर आ जाती है। डिपेंड करता है आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी मेंटल स्टेट क्या है। तो आप सिर्फ सेक्स के बारे में अपने पूरा जीवन सोचा, पावर भी उसी के लिए यूज करी, पैसा भी उसी के लिए यूज किया, किसी को देखा भी उसी दृष्टि से, तो आपके प्राण जाएंगे, आपके सेक्सुअल ऑर्गन से निकल जाएंगे। और जहां से आप, जिस मार्ग से आप आए, बाहर निकलते हैं, अगली बार भी आप उसी मार्ग से अंदर एंटर करते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपने निकल तो आप अपने सेक्सुअल ऑर्गन से गए और आप एंटर सहस्त्रार से कर लेंगे, नहीं। आप उसी सेंटर से अपने प्राणों को छोड़ते हैं, उसी सेंटर से आप अगले जन्म में भी उसी सेंटर से जन्म लेते हैं। तो आपकी जो लास्ट में जो मनोस्थिति होती है ना, उसमें आप बड़े गिल्ट रिडन है कि हाय मैंने अपने बच्चों को प्यार नहीं दिया, हाय मैंने अपने माता पिता से माफी नहीं मांगी, हाय मेरे भाई बहन को मैं माफ नहीं कर पाई। उसको ड्रॉप कर दीजिए। लास्ट मोमेंट्स में ये अंडरस्टैंडिंग होना कि ये सब एक तमाशा था, और तमाशे में रोल प्ले कर लिया, अच्छा प्ले कर लिया। और माफी मांगना सबसे और माफी देना सबसे बहुत जरूरी है फ्रेंड्स।
तो ये इमोशंस, ये आपको ना, हमको लगता है कि हमारा सबसे बड़ा जिस चीज ने हमें जकड़ के रखा हुआ है वो कोई इंसान होगा, नहीं, ये आपके अंदर के बीज हैं, आपके अंदर के रॉन्ग थिंकिंग है जो आपको पकड़ के रखती है और आपको बांध के रखती है, और इमीडिएटली आपका जन्म उसी स्थिति में होता है। तो आप एक हायर स्थिति में, अब आप एक हायर स्थिति की आत्मा को जन्म देना चाहिए हम सभी को। नहीं तो आप जब एक सेक्सुअल इंटीमेसी में आते हैं अपने पार्टनर के साथ, उस समय पर आपकी मनोस्थिति क्या थी, आप सोचिए। जब आप एक सेक्सुअल इंटीमेसी में थे, जब आप और आपके पार्टनर रेडी हो गए कि हाँ हम अब एक बच्चा चाहते हैं, उस पॉइंट पे आप दोनों की मनोस्थिति क्या थी, वैसा ही बच्चा आपकी लाइफ में आएगा। आपकी मनोस्थिति उज्जवल थी, उच्च थी, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आप इस इंटीमेसी को एंजॉय करते थे। आपको देखिए उस पॉइंट पे शायद ये समझ ना हो कि आप इस इंटीमेसी के थ्रू आप एक कॉस्मिक यूनियन हो रहा है, आप पूरी सृष्टि के साथ आपका मिलन हो रहा है, ऐसा शायद ना हो, लेकिन फिर भी आप बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आप एंटर करते हैं, तो आप एक अलग तरह के बच्चे को जन्म देंगे। आप नफरत से एंटर करते हैं या आपको लगता है आप पे फोर्स कर दिया ये भी, अब आपको ये भी झंझट में पड़ना पड़ा और आपको बिल्कुल बिल्कुल आपका मन नहीं था, तो वो आपके जो बच्चा होता है उसके पास इतनी सेक्सुअल एनर्जी लाइफ में नहीं होती कि वो सेक्स को एंजॉय कर सके, तो उसको 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 फिर करना ही नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति। तो ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमने बेताल बेताल मास्टर्स ने हमें बताए कि आप मृत्यु के क्षण के बारे में आपकी अवेयरनेस। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मृत्यु के क्षण को ओशो को कहा गया था कि या तो इनकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, नहीं हुई तो बहुत बड़े महापुरुष बनेंगे। ओशो के बारे में ऐसी भविष्यवाणी की गई थी, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने उनका ये निकाला था, उनका चार्ट निकाला था। और ओशो को लगा अच्छा 7वें या 14 जितने भी साल के थे उसमें उनको लगा कि अच्छा अब तो मेरी डेथ होनी है, मेरे तो लिखा हुआ है, तो मृत्यु का इंतजार करने लगे और उन्होंने अपने आप को डेड बना लिया अपनी इच्छा से, ये सोच के कि मेरे शरीर में से मेरी ऊर्जा मेरी सारी मेरे बिल्कुल बॉडी में जान नहीं रही, बिल्कुल मेरी ऊर्जा एक पॉइंट पर आ गई। और हुआ क्या, वो अपनी बॉडी के बाहर जाकर अपनी बॉडी को देख पाए, तो जीवन परिवर्तित उसी मोमेंट पे जब आपको ये अंडरस्टैंड, जब आप अपनी बॉडी को बाहर से देखते हैं तो ये आपका जीवन का परिवर्तन होने का बहुत बड़ा क्षण होता है। आप अपनी बॉडी से डिसआइडेंटिफाई करते हैं, आप समझ जाते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आपने ये शरीर धारण किया है लेकिन आप ये शरीर नहीं है। वो मृत्यु हुई नहीं, ओशो की मृत्यु उस पॉइंट पर आई नहीं, लेकिन वो बिल्कुल पलट गए। और जो ज्योतिषी थे जिन्होंने उनका ये बनाया था, हॉरोस्कोप बनाया था, वो आए हाथी पर बैठकर आए उनके गांव में देखने के लिए क्या वो बच्चा जीवित है, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये जीवित हो गया तो ये महान बुद्ध पुरुष बनेगा। तो फ्रेंड्स मास्टर बेताल ने हमें बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग दी, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मुझे लगता है हमको, क्योंकि हमने बेताल को लिया तो हालांकि समय हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर विक्रमादित्य को भी साथ में लेना चाहिए, जो कि बेताल की शिष्य थे। तो विक्रमादित्य आप जानते हैं बहुत बड़े रूलर थे, और विक्रमादित्य हमको बताते हैं कि हमारे किंगडम में मेडिटेशन पे बहुत जोर था। कोई भी प्रॉब्लम होती, चाहे दीन दुनिया की प्रॉब्लम होती, चाहे शारीरिक होती, चाहे दूसरी दुनिया की होती, हम ध्यान में बैठते और हमको गाइडेंस भी मिलती। और वो कहते हैं कि मैंने 3 चीजें सीखी, मैंने 3 चीजें करी हैं अपनी लाइफ में, और मैंने अपने गुरु बेताल की गाइड की अंडरस्टैंडिंग में। तो एक वो चीज कहते हैं कि मैंने मास्टर्स से कनेक्शन सीखा, मैंने अपने जीवन में जो लोग थे मेरी किंगडम में, मेरी प्रजा में जो लोग थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने मेडिटेशन से बहुत कुछ सीखा, और मैंने मास्टर्स से बहुत कुछ सीखा। तो कहते हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट मास्टर बन गया। हमको लगता है, वो कहते हैं जो मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सीखता उसको मैं मेडिटेशन में अप्लाई करता, और जो मैं मेडिटेशन में सीखता उसको मैं रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई करता, तो मेरी लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल बन गई ऑफ मटेरियलिज्म इन स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म इन मटेरियलिज्म। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स।
इसके साथ साथ विक्रमादित्य कहते हैं कि आपको नेगेटिविज्म में नहीं फंसना। नेगेटिविज्म का क्या मतलब है? हमको लगता है कोई चीज बिल्कुल सही है और कोई चीज बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता हो कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत पीटा है, उनकी बहुत छोटी सोच थी, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो मृत्यु के बाद और किसी की डेथ हो जाए, मान लीजिए ऐसे व्यक्ति की, तो आपको लगे कि ये तो लोअर एस्ट्रल में ही जाएगा, ये तो पृथ्वी पर ही रह जाएगा, प्रेत ही बन जाएगा, ये तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। कि उसको सिर्फ एक समझ की थोड़ी सी कमी थी, उसको और कुछ नहीं था, सिर्फ एक थोड़ी सी समझ की कमी थी, वो आ जाएगी। तो होते ना फ्रेंड्स, एक अंधेरे कमरे में लाखों साल से अंधेरा था, एक दिया और वो अंधेरा पूरा छट जाता। सेम हमारी भी लाइफ में है, ज्ञान की किरण और आपका पूरा अंधकार मिट जाता। छठी धुंध तब चानन हो। आपने अगर गुरु नानक देव जी का ये वचन सुना है, सतगुरु नानक पर घटया मिटी धुंध सब चानन हो। सब जगह चानना हो गया, वो धुंध हट गई। वो धुंध हटने में कोई हमने आपने लाखों करोड़ों बुरे काम किए, तब भी आपको टाइम नहीं लगता। एक दिया जल गया, सारा अंधकार मिट गया। तो फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही। आज हमने 4 मास्टर्स लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने उनकी उनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में उतारना है फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा विजडम दिया। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नमस्कार। नमस्कार फ्रेंड्स, अब सेशन खत्म हो रहा है। अब बाय फ्रेंड्स। कोई शेयरिंग भी है क्या? नहीं है तो फ्रेंड्स अब सेशन खत्म कर रहे हैं यहीं पे।